नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, एसआईआर को लेकर के जो बवाल है वो बढ़ता चला जा रहा है देश में तमाम जगहों पर। जिस तरीके से आत्महत्याओं और एफआईआर का सिलसिला बढ़ रहा है उसी तरीके से बवाल का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने खुले रूप में भाजपा को एक बार फिर चुनौती दी है और साफ तौर पर वे कह रही है कि भाजपा अगर मुझको छेड़ेगी तो मैं भाजपा की जो है वो जड़ें हिला दूंगी। भाजपा अगर मुझ पर हमले करेगी, मेरी जगह पर मुझ पर हमले करेगी तो मैं पूरे देश में उसकी नींव हिला करके रख दूंगी। बहुत आक्रामक है ममता बनर्जी एसआईआर के अगेंस्ट। और ये आक्रामकता शायद अब तक बिहार में भी इसका विरोध हुआ एसआईआर का, लेकिन ऐसी आक्रामकता देखने को नहीं मिली। मैं जल्दी से ममता बनर्जी का एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट सुनवाता हूं दर्शकों को और फिर आपके पास सवाल लेके आता हूं। सुनवाइए जरा ममता क्या कह रही है। কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর। তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। अब सर, ममता बनर्जी तो सीधे चैलेंज कर रही हैं कि अगर बंगाल में मुझ पर हमला करने की भाजपा ने कोशिश की तो मैं पूरे देश में भाजपा की नींव हिलाऊंगी, चाहे जितनी एजेंसियां लगा लो। भाई वो साफ तौर पे चुनौती दे रही हैं। सर, कितना इंपॉर्टेंट है ममता बनर्जी? हालांकि बिहार में हम लोग देख चुके हैं, उसके पहले दिल्ली में हम लोग देख चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारे चीजों का विरोध किया था, खुलासे भी किए थे। बिहार में भी तमाम खुलासे हुए, खूब विरोध हुआ। विपक्ष जो है सड़कों पर उतर आया, वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, भीड़ जो है वो थामे नहीं थम रही थी ऐसी भीड़। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो सारी भीड़, सब कुछ, सारे दावे, सारे खुलासे, सब कुछ हवा के तिनके की तरीके से बिखरते नजर आए। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने हैं अगले साल की शुरुआत में। क्या स्थिति बदलेगी? ममता बनर्जी लड़ पाएंगी भाजपा से अकेले? और ये जो चुनौती है कितना डरा पाएंगी भाजपा को? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने जिक्र किया दिल्ली का, केजरीवाल का भाजपा के साथ क्या है क्या नहीं है, उस विवाद में पड़े बिना सारा देश जानता है, दर्शक भी जानते हैं कि किस तरह की चीजें वहां पर क्या होती है। वो एक पक्ष था। आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार में वोट अधिकार बचाओ यात्रा सारी चीजें हुई, लेकिन जो एक बात हम और आप हमेशा कहा करते कि उस मोमेंटम को बूथ तक ले जाना होगा, आखिरी व्यक्ति तक, तो उसमें कहीं ना कहीं और जो बीजेपी का डेटा मैनिपुलेशन था उसने अपना परिणाम दिखा दिया। और आज की तारीख में जो ये ऑपरेशन एसआईआर चल रहा है पूरे 12 स्टेट्स के अंदर, अगर बंगाल को छोड़ दीजिए तो बाकी तो कहीं विरोध नाम की कोई चीज, जैसे तमिलनाडु में था, तमाम बीएलओ सड़कों पे आए। अपने केरला के अंदर आपने देखा जिस तरीके से लोकल बॉडी के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी एसआईआर धुआंधार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है उनकी एप्लीकेशन, कोई पूछने पूछने वाला है नहीं। आपने जो जिक्र किया, जो आपने ये दिखाई क्लिप, ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की है ममता बनर्जी की। और वो कह क्या रही है जरा उसको एक बार, वो बंगाली में बोल रही थी, मैं हिंदी में जरा बता देता हूं आपको। वो मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश गुप्ता को ज्वाइंटली रेफर कर रही थी, क्योंकि आपने क्लिप छोटी दिखाई। उसमें उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाते हो, हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे। 2029 तुम्हारे लिए एक खतरनाक दौर होगा, जब तुम सत्ता से बाहर होगे और तुम कहां भागोगे, कहां शरण लोगे। अगर तुम लोगों को नुकसान पहुंचाओगे तो हम इसको अपने व्यक्तिगत हमला मानेंगे, और अगर तुम मेरे पीछे आने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिला दूंगी। बंगाल के लोग झुकने या उसको तैयार नहीं है। अगर दिल्ली में बैठे नेता बंगाल पर कब्जा करने का सपना देखते हैं तो उन्हें बता देना चाहती हूं कि बंगाल बदले में दिल्ली में उनकी सरकार गिरा देगा, और पूरे देश में जाऊंगी। और जिस तरीके से उन्होंने पूरी बात कही वो सारे का सारा, और अल्टीमेटली उसमें यह है कि धर्म के आधार पर ये फार्म बांटे जा रहे हैं एसआईआर के, चुनाव नजदीक देख करके। इस पूरे खेल को हम लोग समझते हैं। एक पार्ट राम प्रकाश जी ये है जो ममता के आपने आक्रामक तेवर देखे। दूसरे, आपने बंगाल के अंदर उनका सारे का सारा सेवा केंद्र, जिस 6000 के आसपास उन्होंने पूरे बंगाल में एसआईआर के लिए अपने वर्कर्स के जरिए सेवा केंद्र स्थापित कर दिए। किसी को भी कोई मदद की जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन की और भी हर तरह की फैसिलिटेशन के लिए वी आर देयर। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी 14,000 जो पार्टी का काडर है, मूल तौर पर जिसको कार्डधारी काडर आप कहते हैं, उनके साथ वो सारा बातचीत करके अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए। और
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको पता है कल किस तरीके से जो ममता बनर्जी के जो अपने क्या नाम है सांसदों का एक डेलीगेशन है, वो ज्ञानेश गुप्ता से मिलने वाला है। उन्होंने चिट्ठी लिखी, मैंने आपको चिट्ठी भी भेजी है, दिखाइएगा दर्शकों को, कि हम 10 लोग मिलना चाहते हैं और आप हमें मिलने का समय दीजिए। चुनाव आयोग ने उनको कहा कि 5 नाम भेजिए आप और हम आपसे मिलेंगे। आपके जो डेरेक ओब्रायन की चिट्ठी आई उसको रेफर करते हुए और जुलाई की एक अपनी आउटरीच की चिट्ठी का रेफरेंस देते हुए टाइम मांग रहे हैं राम प्रकाश जी, और मैं उनको टाइम बता रहा हूं कि रेफरेंस दे रहा हूं कि जो मेरी योजना है ना 2011 वाली, जो अपने क्या नाम जुलाई वाली, उसके तहत राम प्रकाश जी मिलने के लिए आज जी। तो हर चीज के अंदर एक अलग तरीके का खेल, और आपका जो निमंत्रण और जो टाइम मांगने का चिट्ठी है वो उसके नीचे रेफरेंस है, मेन रेफरेंस अपनी चिट्ठी का है। जबकि आज तक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं की एसआईआर को लेकर के, ये फैक्ट है। कभी आपने देश में इतनी बड़ी एक्साइज देखी हो आज तक कि जिसमें इतना बड़ी एक कवायद हो रही है डेमोक्रेटिक, और उसमें ऑल पार्टी मीटिंग लोगों से राय लिए बिना राजनीति कैसे करे, कैसे आगे बढ़े, और सीधा ही एक फैसला थोप दिया गया। उसके बाद लोगों ने कहा कि साहब आपने जो एसआईआर का फैसला किया है इसकी जरा फाइल नोटिंग्स और कंप्लीट फाइल दे दीजिए। 20 लोगों ने एप्लीकेशन लगाई और हर एक को क्या जवाब मिला कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो उस सारे मसलों को लेकर के जो इन्होंने 10 नाम फिर भेजे हैं दोबारा चुनाव आयोग की चिट्ठी के रेफरेंस में कि ये हमारे 10 लोग आपको मिलेंगे, वो मैंने लेटर भेजा आपको, दिखा दीजिएगा दर्शकों को। सवाल राम प्रकाश, अच्छा उससे भी बड़ी बात क्या कही है अभिषेक बनर्जी ने भी कही है और सागरिका घोष ने बाकायदा, उन्होंने कहा कि साहब अगर आपका सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, तो जो हमारे सांसदों की मीटिंग है गणेश गुप्ता और उनकी पूरी टीम के साथ, चुनाव आयुक्तों के साथ, तो उस पूरी मीटिंग को लाइव कर दीजिए, लाइव स्ट्रीम कीजिए उसको, ताकि पता लग जाए कि हम क्या कह रहे हैं और चुनाव आयोग कैसे भाग रहा है। तो ये तो आप भूल जाइए कि वो लाइव करेंगे कभी, किसी सवाल का जवाब देंगे, ये तो मतलब ही नहीं। कोई भी सवाल का जवाब तो मोदी जी से सीख लिया उन्होंने कि नो आंसर इज द बेस्ट आंसर। तो कुल मिलाकर के बंगाल में जिस तरीके, अच्छा प्लस आपने देखा एसआईआर शुरू होते जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लाखों की रैली निकाली, पैदल पैदल खुद चल रही थी, और सभी धर्मों के लोग जो आगे एक था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके जो एक वो थे धर्मगुरु, सबको लेकर के, तो एक तरीके से वो सड़कों पर आने में भी उनको कोई आपत्ति नहीं है, जन जागरण में भी कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव आयोग से भी मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, और लोगों को फैसिलिटेट करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल तो सारे का सारा अपने ज्ञान राम प्रकाश जी मंशा का है कि मनशा क्या है। मैंने आपसे चर्चा की थी किस तरीके से वेस्ट बंगाल का जो सीईओ है वो सीधा चुनाव आयोग के अंदर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमें 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, और उसके लिए उन्होंने आरएफपी जारी कर दी। ठीक, सरकार के पास नहीं है क्या डेटा एंट्री ऑपरेटर, मांगे भी नहीं, सरकार ने मना भी नहीं किया, और 1 साल के लिए उनको भर्ती करने की आरएफपी जारी कर दी। क्या एसआईआर 1 साल चलने वाली है क्या? एसआईआर का तो पूरा प्रोजेक्ट 2-2.5 महीने का है। प्लस कहते हैं कि 50 के आसपास हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए। इतनी बड़ी बंगाल सरकार चल रही है और सॉफ्टवेयर डेवलपर आप ठेके के लोगे, क्यों लोगे भाई? अगर सरकार मना कर रही हो तो आप जरूर ले लीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं सीईओ, चिट्ठी लिखता है डीईओ को, जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, कि आप जो है प्राइवेट सेक्टर की हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग कॉलोनीज को जो है, हाउसिंग यूनिट्स जो है, उसमें देखिए हमें पोलिंग बूथ बनाने रिकमेंड कीजिए उसके लिए, हाउसिंग सोसाइटीज और ये इस तरह की जगह। पोलिंग बूथ हमेशा कहां बनते हैं? सरकारी या अर्ध सरकारी जगह पे, और उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी वोटर के लिए 2 किलोमीटर ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या बंगाल में पहली बार चुनाव हो रहा है या भारत में पहली बार चुनाव हो रहा है? करना क्या चाह रहे हैं ज्ञानेश गुप्ता? और उसमें बंगाल का सीईओ किस तरीके से अपनी लोकल सरकार को साथ लिए, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लिए उनके ऊपर आदेश थोपने की कोशिश कर रहा है। और बंगाल का सीईओ कौन होता है? उसी स्टेट का एक आईएएस अफसर, वेस्ट बंगाल काडर का ही। लेकिन चूंकि उसकी रिपोर्टिंग सीधी ज्ञानेश गुप्ता को है, तो जो चाहे वो करवा लीजिए। तो ये जो एक नया सिस्टम डेवलप कर रहा है ना, ये बेसिकली ये अल्टीमेटली फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी हार्मफुल है। कभी भी कोई चीज चुनावी प्रक्रिया से लेकर के लोकतांत्रिक कोई भी कवायद होती है राम प्रकाश जी, वो सेंटर और स्टेट मिलकर करते हैं इन हार्मनी, नॉट अगेंस्ट ईच अदर। जो केंद्र से बात आई, प्रदेश सरकार मिलकर के टाइमलाइंस तय करके जो फिजिबल हो, जो वर्केबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, उस हिसाब से काम होता है। यहां तो आपने एक फरमान जारी किया, 1 महीने के अंदर आपने बिहार के अंदर एसआईआर कर दिया, लोग रोते रहो घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वही मॉडल उत्तर प्रदेश में भी वही, बंगाल में भी वही, मतलब 12 स्टेट्स के अंदर एक। मुझे एक चीज तो बता दीजिए ना कि अगर आपको इतना एसआईआर कराना ही था तो आपको तो पता था कि बंगाल में चुनाव कब होना है,
तो 2 महीने पहले करा लेते ही, किसी ने रोका था क्या आपको? वही बिहार वाली चीज कि कम ड्यूरेशन के अंदर ऐसा मैस मचा दो कि किसी को कुछ समझ में ही ना आए। तो इसके पीछे जो मंशा है ना राम प्रकाश जी, वो बड़ी संदिग्ध है। और उसमें दुख की बात यह है कि जो चुनाव आयोग है वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट के रूप में दिखाई देता है अपेरेंटली, ना कि एक संवैधानिक संस्था। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि चुनाव आयोग की अगर कोई डिफेंड करता है कोई बात को, तो वो कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। ये जो मैंने आपको चिट्ठी बताई कि सीईओ ने चिट्ठी लिखी है, इसको चुनाव आयोग ने डिफेंड नहीं किया, इसको बीजेपी फॉर वेस्ट बंगाल डिफेंड कर रही है। बताइए, सोच के देखिए आप। तो क्या चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को अपने स्पोक्सपर्सन का काम आउटसोर्स कर दिया है क्या? एक। और क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुद को चुनाव जिताने का काम ज्ञानेश गुप्ता को आउटसोर्स कर दिया है क्या? यही तो हुआ ना, या इसके अलावा कोई बात है? चुनाव आयोग अपनी जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है एक संवैधानिक संस्था के नाम पर, उसको क्यों गंवाने पर और बर्बाद करने पर तुला हुआ है? ये सवाल सबसे बड़ा है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत लोकतंत्र के जितने भी समर्थक, लोकतंत्र के शुभचिंतक देश में है, उनकी है आज की तारीख में। सर, ममता बनर्जी ने एसआईआर को रोकने के लिए 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी, शुभेंदु अधिकारी ने उसको जारी रखने के लिए 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी। तो ये जो चिट्ठी चिट्ठी का खेल चल रहा है, इस चिट्ठी चिट्ठी के खेल से एसआईआर की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज जिस मोड में है और जिस तरीके से काम कर रहा है, जो उनकी मोडस ऑपरेंडी है, वो कहीं ना कहीं साबित हो चुकी है। जो आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं, चाहे वो वोट चोरी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन और भाजपा के एक होने का हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ऑपरेट होने की बात हो, तो सब कुछ तो इलेक्शन कमीशन ऑलमोस्ट साबित करता ही रहा है। ऐसे में इस चिट्ठी चिट्ठी के खेल से क्या क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा? 10 सांसद अगर मुलाकात कर लेंगे तो उससे क्या बदल जाएगा? क्या एसआईआर की प्रक्रिया इससे प्रभावित हो पाएगी? ममता बनर्जी रोक पाएंगी इस एसआईआर को? नहीं नहीं राम प्रकाश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसके खिलाफ अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट क्या कहेगा कि पहले आप चुनाव आयोग में जाइए। तो ये सारी औपचारिकताएं कहीं उस कवायद का भी हिस्सा है। कल को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहे कि आप तो इलेक्शन कमीशन में गए ही नहीं, तो ये एक औपचारिकता भी तो होती है ना। दूसरा, एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि भाई चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऑर्डर किया है, उनको जाकर के हम व्यवहारिकता बताएं जाकर के कि आपके आदेश किस तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक है। पूरे देश के अंदर, मैंने आपको लिस्ट भेजी है, दर्शकों को दिखाइएगा, 20 से ज्यादा बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं अलग अलग उसमें, और किस तानाशाही पूर्ण तरीके से उनसे काम लिया जा रहा है। मैं एक बार फिर बता दूं एट दी कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, बहुत सारे दर्शकों ने शायद मिस किया होगा। बीएलओ एक सरकारी कर्मचारी होता है क्लास 3 लेवल का, और ज्यादातर उनमें से टीचर होते हैं, कुछ क्लास 3 क्लर्क, असिस्टेंट और इस तरह के लोग होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और के इसके उसके सारे रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं। बीएलओ का काम पार्ट टाइम काम है, और वो केवल ये काम छुट्टी के दिन करता है, बाकी सारा दिन अपना रेगुलर काम वो करता है। तो मुझे केवल एक बात बता दीजिए, एक बीएलओ को 6 दिन में तो वर्किंग है उसकी, अपना जो उसका मेन काम है, केवल 7वें दिन तो काम करेगा। उसमें उसके पास जो वोटर है, जो सारा ही करना है उसको, 1000 से 1200 वोटर एक बूथ बीएलओ के पास है। आपको क्या लगता है 4 वर्किंग डे में ये सारा काम हो सकता है क्या? वो रोटी भी खाएगा, वो जाएगा भी, कोई इस तरीके की वो तो है नहीं। तो ऐसी क्या आफत हो गई है कि इसकी व्यवहारिक टाइमलाइंस ले ली जाती? क्यों नहीं ली गई? इसके पीछे मंशा क्या है? यही सब बताने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद उधर मिलने जा रहे हैं। और जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी। ममता बनर्जी सर्विंग सीएम है एक स्टेट, उसका एक संवैधानिक पद है, आधिकारिक पद है, चुनी हुई सीएम। वो ज्ञानेश गुप्ता को चिट्ठी लिखे, स्वाभाविक है, लिखना चाहिए उनको, जो भी बात है। शुभेंदु अधिकारी कौन होते हैं उसको जवाब देने वाले? क्या चुनाव आयोग ने वो काम भी फिर शुभेंदु अधिकारी को आउटसोर्स कर रखा है कि ज्ञानेश गुप्ता की चिट्ठियों का जवाब आप देंगे? ये सारी चीज आपको एक मिली भगत का इशारा नहीं करती। पूरे देश के अंदर इस एसआईआर का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी ने किया तो उसका नाम बता दीजिए मुझे। क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि उसका खेल कुछ और है। जो जनप्रिय जो जनादेश था वो लोगों से नहीं ले पाए, 240 पे अटक गए, तो वो अब करना क्या चाह रहे वो देख लीजिए। जितना जल्दी हो सके ये एसआईआर की बड़ी कवायद करके पूरे देश के अंदर, और मध्यावधि चुनाव की आहट है ये साफ साफ। और उसमें फिर चाहे आप 500 सीट ले लीजिए, चाहे 450 ले लीजिए, जितनी आपको चाहिए वो तो लिखनी है। फिर समस्या क्या है? जो इनकन्वीनियंट वोटर्स है उनके नाम तो आप उड़ा ही दोगे।
तमाम अलग अलग कारणों से। उसके अंदर पन्ना प्रमुखों का भी रोल है, उसमें धर्म जाति का भी रोल है। जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, उनके अक्रॉस दी बोर्ड वोट काटने का खेल। इसमें कोई शक है क्या? वरना इतनी आफत में एसआईआर करने का कोई एक लॉजिक बता दे चुनाव आयोग, इसलिए हम कर रहे हैं। और पूरे भाजपा के भक्त क्या कह रहे हैं कि हमने विदेशियों को निकालने का काम इसमें हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। पहला सवाल तो ये कि 11.5 साल से आप सरकार में हो, तो मोदी जी का चुनाव जो 2024 में हुआ, उसमें विदेशियों ने वोट कैसे डाला, क्यों डाला, पहले क्यों नहीं निकाला वो नाम 11.5 साल में? एक। दूसरा, बिहार का एसआईआर पूरा हो चुका है, जरा बता दीजिए वहां पे कितने घुसपैठिए मिले, विदेशी मिले उस लिस्ट के अंदर जो आपने हटाए, बताइए। न ज्ञानेश गुप्ता बता रहे, ना अमित शाह बता रहे, ना प्रधानमंत्री बता रहे। और वोट किसके नाम पे मांगते हैं? घुसपैठियों के नाम पर। तो पूरे के पूरा जो एसआईआर की वो चीज थी, कवायद थी, उसका एक नौटंकी बना के रख दी है केवल भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए। ये किसी भी लोकतंत्र का आधार हो ही नहीं सकता, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। आप सोचिए बीएलओ के साथ क्या हो रहा है, किस तरह की अमानवीय परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ की शादी थी, उसको छुट्टी नहीं मिली। वो उसके घर पे अधिकारी, उसके सीनियर ने आकर के उसके साथ गाली गलौज किया और उसने अपनी जान दे दी। जहां उसकी बारात निकलनी थी, वहां उसकी शव यात्रा निकल रही। ये इस देश की एसआईआर है। कौन जिम्मेदार है सबके लिए? जो ज्ञानेश गुप्ता की बेटी है मेघा रूपम, उसने नोएडा के अंदर 67 अधिकारियों के खिलाफ, बीएलओज और सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो उनको अपराधी बना रहे, तो बेचारे काम करें, इतनी क्लोज टाइमलाइंस में काम करें, और ऊपर से उनके ऊपर पर्चे दर्ज करा रहे हो। उनके वेतन रोके जा रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनकी नौकरियां खाई जा रही है। ऐसे कोई लोकतांत्रिक कवायद होती है क्या? ये मतलब ज्ञानेश गुप्ता और भाजपा इस देश में साबित क्या करना चाहते हैं कि यह डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? तो ऑफिशियली घोषणा कर दें एक बार, फिर एसआईआर की जरूरत ही क्या है? फिर तो पुतिन की तरह मोदी जी को कर दीजिए जो कुछ करना है आपने, या नॉर्थ कोरिया की तरह। एक यही बचा हुआ है। लेकिन सर सवाल ये है, आपने कहा कि भाई ममता बनर्जी उन प्रक्रियाओं को पूरा कर लेना चाहती हैं जो न्यायपालिका के लिए जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए या कहीं भी कोर्ट में जाने के लिए। सर, चुनाव आयोग के ऊपर जितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क तो आज जुडिशरी पे लगा हुआ है। तो वहां जाके क्या हासिल हो जाएगा? अगर चुनाव आयोग में कुछ हासिल नहीं होगा तो न्यायपालिका से क्या हासिल कर लिया जाएगा? जो ममता बनर्जी इतना उनको जो है कवायदें करने की जरूरत पड़ी है। और दूसरा ये कि अगर जुडिशरी से भी जब कुछ हासिल नहीं होगा तो फिर ये सारी चीजें क्यों? फिर क्या रास्ता बचता है? क्या जो सड़क पर ममता बनर्जी उतरी थी वो विकल्प कारगर है? देखिए राम प्रकाश जी, लोकतंत्र का तो एक पूरी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग से मिले, न्यायपालिका के पास गए। अगर कोई देश में वास्तव में न्यायपालिका होती व्यवहारिक तौर पर, तो ये जो 20 लोगों की जान चली गई, 20 जो बीएलओज थे, क्या इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या चुनाव आयोग को बुला करके तलब करके फटकार नहीं लगाई जानी चाहिए थी? उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ वोटर हैं, आप कैसे उसको 1 महीने में पूरा कर देंगे? बताइए मुझे। क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या कर रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट? बेसिकली सारे के सारे इंस्टीट्यूशन साइडलाइन हो गए। ये 20 मौतों का जिम्मेदार कौन है? ज्ञानेश गुप्ता है कि नहीं? वो जो अधिकारी जो उनसे जबरन काम करा रहे हैं प्रेशर के तहत, जिस प्रेशर को वो नहीं झेल पा रहे हैं, उसी का जिम्मेदार वो लोग हैं या नहीं? सवाल राम प्रकाश, मैं तो आपको बिहार के चुनाव से, जब बिहार की एसआईआर हुई थी, तब से मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि जितने भी मसले हैं ये देख लिया इस देश के अंदर, ना वो चुनाव आयोग ने कुछ करना। चुनाव आयोग तो इस सारी बीमारी की जड़ है, ना कुछ अदालतों ने करना। इसके लिए तरीका वो है जो महात्मा गांधी जी ने बताया है, वो है गांधीवादी तरीके से सड़कों पर विरोध। अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो उसके अलावा आप कहीं घूमते रहिए। सारे इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली हाईजैक किए जा चुके हैं। 100% कमिटमेंट के साथ वो एक पर्टिकुलर सरकार के लिए काम कर रहे, एक पार्टी के लिए काम कर रहे। भारी मन के साथ ये कहना पड़ता है। तो वैसे में अहिंसा के साथ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। डेमोक्रेसी बचानी है, जो कुछ आपको करना है, जो गांधी जी बता के गए हैं, वो सारी चीजें करिए अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो। वरना इनका एजेंडा क्लियर है, चुनाव आयोग का भी क्लियर है और पार्टी इन पावर का भी क्लियर है। कल क्या कह रहे थे मोदी जी जब धर्म ध्वजा स्थापित कर रहे थे कि मुझे दशरथ जी सपने में आते। राम तो सच के प्रतीक थे। आपने कब सच बोला है बतौर प्रधानमंत्री, ये बता दीजिए। आप अपनी नीतियां देख लीजिए, कोई एक ऐसा वर्ग हो जिसको इनकी नीतियों ने प्रभावित ना किया हो नेगेटिवली। क्या हो गया उससे? और फिर भी उसके बावजूद भी डेटा मैनिपुलेशन के जरिए जितने भी खेल हो सकते हैं, उसके हर स्टेट के अंदर सत्ता कब्जाने की मुहिम।
और इसके ऊपर ये एसआईआर वाला मामला। अब तो एसआईआर के बाद तो चुनाव कराने की जरूरत कहां पड़ेगी, वैसे डिक्लेयर किया कर दिए किसी। और जैसे बिहार में चुनाव कराया कि 12,000 करोड़ तो अकेली महिलाओं को बांट दिए, 30,000 करोड़ खुद बांट दिए सारे अलग अलग वर्गों को, फिर तो ऑक्शन ही करवा दीजिए, फिर वोटिंग की जरूरत कहां है। तो कुल मिलाकर के राम प्रकाश जी, इस देश के डेमोक्रेसी को आज इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी में ये बदल चुके हैं कि आप वोट डालिए, परिणाम पहले से तय है। यही काम तो वेस्ट बंगाल, अपने क्या नाम है इसमें, रशिया के अंदर हुआ करता, यही काम नॉर्थ कोरिया के अंदर होता है। और ये बात मैं आपको 1 साल से कह रहा हूं कि इनको ले जाना वहीं पर। और उस काम के अंदर ये जो अपने क्या नाम है, जो ज्ञानेश गुप्ता है, उससे बड़ा कोई टूल मिल नहीं सकता। उससे पहले राजीव अग्रवाल थे, उससे पहले सुनील अरोड़ा थे। किसी का कभी मोदी के लिए मुंह खुला हो तो उन्होंने क्या क्या किया चुनाव के अंदर। तो अगर ये चुनाव आयोग है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा। और आप देश को एक ऐसी अंधेरी खाई में धकेल रहे हैं जिसके जो रिपरकशंस होंगे, उसके लिए फिर ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस सामूहिक तौर पे जिम्मेदार होंगे, ये मान करके चलिए। सर, ममता बनर्जी जो चुनौती दे रही हैं कि अगर आपने मेरे ऊपर हमला किया मेरे बंगाल में, तो मैं आपकी पूरे भारत में नींव हिला दूंगी। आज संवैधानिक संस्थाओं का जो हाल है उसका भी जिक्र हुआ। जो तमाम एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, वो सबको पता है। और ममता बनर्जी ने भी एजेंसियों का जिक्र कर दिया है कि अब उस लिहाज से अगर देखें तो आज जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होगा, जो बिहार में हुआ, क्या कर ले रही है बिहार की जनता, क्या कर ले रहे हैं बिहार के लोग, क्या कर ले रहा है बिहार में विपक्ष। आज हरियाणा में इतना बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने क्या कर दिया, कर तो दिया, लेकिन क्या हो गया उससे? सरकार तो वही चल रही है। उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी तोड़ दी गई, सरकार बना लिया गया। क्या कर दिया जुडिशरी ने? ये जो चुनौती है, आखिर उससे क्या होना जाना है? क्यों इन चुनौतियों को जो है वो लोग इन चुनौतियों के साथ कैसे जुड़े, जब दिख रहा है कि देश में हो वही रहा है जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, हो वही रहा है। चुनाव का रिजल्ट वही होगा जो ज्ञानेश गुप्ता ने डिसाइड किया होगा या जो ज्ञानेश गुप्ता से डिसाइड कराया गया होगा। बदलेगा नहीं, क्या? राम प्रकाश जी, पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। और पाप का घड़ा बढ़ने की जो ये मुहिम थी, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार होते हुए अब वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही है। ठीक, अभी तक जितने भी स्टेट्स के अंदर आप जीते, केवल दिल्ली चूंकि एक वो यूनियन टेरिटरी उस तरह की वो है, उसके अलावा सब जगह भाजपा की सरकार थी, सर्विंग गवर्नमेंट थी। केवल बंगाल एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर तृणमूल कांग्रेस ऑलरेडी सत्ता के अंदर है, भारी बहुमत के साथ सत्ता में। और भाजपा तमाम प्रोपेगेंडा और उस सब के बावजूद भी 100 का आंकड़ा पूरा नहीं छू पाई थी। यहां एक बेसिक अंतर है जो अपने को समझना पड़ेगा सबको, कि बाकी स्टेट्स के अंदर तो सारी मशीनरी इनकी थी, स्टेट की भी और सेंटर की भी, चुनाव आयोग की भी, जैसा चाहा वो कर ले गए। केवल और केवल बंगाल में बचा है एसिड टेस्ट इस डेमोक्रेसी का, कि क्या ये बंगाल के अंदर भी इस एसआईआर के जरिए वो सब कर पाएंगे जो इन बाकी स्टेट्स जिनका मैंने नाम लिया वहां किया था। और अगर ये वहां पर इन्होंने ये कर दिया तो उसके बाद फिर डेमोक्रेसी का रेस्ट इन पीस हो जाएगा, ये निश्चित मान के चलिए। फिर कहीं कोई जज जैसे चाहे जहां चाहे वैसे ये सत्ता स्थापित करेंगे। वो जो सेंगोल स्थापित किया था ना, तो सेंगोल कभी लोकतंत्र का प्रतीक नहीं होता, वो राजशाही का प्रतीक होता है। तो उस दिशा में ये देश ऑलरेडी देश को धकेल चुके हैं। आज संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, देखा संसद के अंदर कितने लंबे लंबे भाषण हो रहे थे। और ये वो लोग हैं जिनके लोग रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां जला रहे थे, याद होगा आपको। और वो ये कहा करते कि इस संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में भारतीय क्या है। ठीक, और ये आरएसएस तो आज तक भी संविधान के तहत, भारतीय संविधान के तहत रजिस्टर्ड भी नहीं, इनका तो पैन नंबर तक भी नहीं है। तो ऐसी संस्था का स्वयंसेवक इस देश के शीर्ष एग्जीक्यूटिव पद पे बैठा हुआ है। तो देश में वही होना जिन लोगों का संविधान में आस्था नहीं है। अगर वो संविधान दिवस मना रहे हैं तो आप सहज कल्पना कर सकते हैं उस संविधान की भी क्या गत होगी और उस लोकतंत्र की भी क्या गत होगी। लोकतंत्र तो संविधान से ही मिला था ना, तो संविधान की जो मानने को तैयार, लोकतंत्र को कौन मानेगा। इनको तो वन नेशन वन लीडर स्थापित करना है। वो कल आपने देख लिया, मोहन भागवत आ गया आगे, साथ साथ मोदी। इसके बाद क्या बचता है? कुछ बचता हो तो आप बता दीजिए। पश्चिम बंगाल में क्या होगा फिर? एसआईआर हो रहा है, ममता बनर्जी संघर्ष कर रही हैं, चुनाव आयोग से एक सांसदों का दल मिलने जा रहा है, चिट्ठी दे दी गई, नाम दे दिया गया, चुनाव आयोग ने चिट्ठी मांग ली, रेफरेंस किसी भी का भी हो। क्या होगा पश्चिम बंगाल में? नहीं, एसआईआर तो जिस तरीके से ये कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको कोई रोकने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग पेंडिंग है, नोटिस दे रखा है। वही सब जो बिहार में ड्रामा हुआ था, हियरिंग पे हियरिंग चलती रहेगी। बिहार का चुनाव भी खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सरकार भी बन गई, ओथ भी होगी, तो वहां तो कुछ हुआ नहीं। आज भी वो केस पेंडिंग ही है बिहार की भी एसआईआर का।
तो बंगाल में क्या अलग हो जाएगा? तो न्यायपालिका वगैरह से छोड़ दीजिए, उनसे कोई उम्मीद किसी को है आज की तारीख में। और जिस तरीके की लीडरशिप और जो उनके सब वो सब चीजें हैं, उस पर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं वही कह रहा हूं कि बंगाल एक ऐसी टेस्ट है, अगर बंगाल के अंदर इन्होंने बिहार वाला मॉडल लागू कर दिया या हरियाणा वाला कर दिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला कर दिया, फिर इस देश में डेमोक्रेसी के चाहने वालों को बहुत लंबे समय तक भारी निराशा का सामना करना पड़ेगा। और इसको बचाना है तो केवल एक ही तरीका है, गांधीवादी तरीके से इसका सड़कों पर प्रतिरोध। ममता बनर्जी ने धमकाया तो एक चीज कम से कम एक फर्क चुनाव आयोग पे ये पड़ा कि कहीं से भी कोई भी उल्टा सीधा रेफरेंस दे करके उन्होंने सांसदों को मिलने का समय दे दिया। एटलीस्ट ये एक सफलता फिलहाल प्रारंभिक देख ली जाए। इसके आगे क्या सफलता मिलती है ये देखने वाली बात होगी। अब सांसदों के मुलाकात के बाद उस मीटिंग से क्या निचोड़ निकलता है, उससे बंगाल को क्या फायदा होता है, बंगाल के वोटर्स को क्या फायदा होता है, क्या बंगाल में इलेक्शन हाईजैक होने से, लूटने से बच जाता है। ममता बनर्जी सड़क पर, ममता बनर्जी का उतरना, पैदल मार्च करना, संघर्ष करना, इन सारी चीजों से क्या पश्चिम बंगाल में एटलीस्ट जो है वो लोकतंत्र बचा रहता है कि नहीं रहता है, ये देखने वाली बात होगी जो शायद इलेक्शन के परिणाम बताएंगे, तय करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।